Hey guys, today we are going to discuss the most important chapter of your class 10 chemistry and that is carbon and its compounds. तो ये चैप्टर क्लास 10 स्टैंडर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप आगे भी साइंस लेकर के पढ़ना चाहते हो तो केमिस्ट्री में आपको ये चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझते चलो। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और क्लास 10th के इस चैप्टर में जो कुछ भी डिटेल्स हमें समझना है वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक वेरी नाइसली। ओके, तो लास्ट तक समझते जाना इस चैप्टर को, सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से देखते जाना। आई एम वेरी श्योर दैट अगर आप लास्ट तक देखोगे इस वीडियो को तो आपको अच्छे तरीके से सारा पॉइंट्स आपको समझ आ जाएगा इस चैप्टर का। तो बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन को हम क्या से डिनोट करते हैं? सी से डिनोट किया जाता है। अब बात आता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, आप एटॉमिक नंबर आपको पता होगा सारे का ही, यू नो हाउ टू काउंट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। कार्बन इज इन 6th पोजिशन, सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। दैट इज 6 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो जाता है? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और साथ ही साथ क्या है? 6 प्रोटॉन, सॉरी आई हैव रिटन इट नेगेटिव, 6 प्रोटॉन्स भी है कार्बन के पास। बस इतना ही नहीं, मास नंबर ऑफ कार्बन क्या है? अब ये तो हो गया एटॉमिक नंबर, तो चलो हमने काउंट कर लिया 6, लेकिन मास नंबर हम कैसे निकालते हैं? मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6, दैट इज इक्वल्स टू 12। ये सारे कुछ आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको करवा दूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा, इसीलिए मैं ये कवर कर रही हूँ। तो हमने क्या क्या पढ़ा? कार्बन को हम डिनोट करते हैं सी से, कैपिटल सी से, और एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन हो जाता है 6, जिसका मतलब है कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स। और मास नंबर ऑफ कार्बन क्या है? मास नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मास नंबर हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और चूंकि दोनों ही 6 6 है तो 6 प्लस 6 दैट विल बी इक्वल्स टू 12। सो मास नंबर इज 12 एंड एटॉमिक नंबर इज 6। चलो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, आप कैसे बनाते हो आयरन का, सॉरी नॉट आयरन, सॉरी, आप कार्बन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप बनाना चाहो तो आप कैसे बनाओगे? ये हो जाता है ना अपना न्यूक्लियस सेंटर वाला, और हमारे पास काफ़ी सारे शेल रहते हैं, के सेल, एल सेल, एम और एन सेल भी होते हैं। हमें यहाँ पे कार्बन के केस में एम एन का ज़रूरत नहीं पड़ा है तो हमने उसे नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ पे के एल एम एन भी आप बना सकते हो। तो ठीक है, अब कैसा रहता है अंदर वाले के शेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे अंदर वाले सेल में, के शेल में। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम तो बस इलेक्ट्रॉन्स ही ड्रॉ करते हैं बाय द वे। तो यहाँ पे टोटल था 6, तो 2 आपने यहाँ पे डाल दिया अंदर वाले शेल में, तो बाहर वाले शेल में अब कितना जाएगा? एल सेल, ये था के शेल और ये है अपना एल सेल। तो एल शेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? बाकी के 4, क्योंकि टोटल तो 6 ही है हमारे पास। तो एल शेल में हमने बना दिया 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो टोटल कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। यही हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन, जिसको कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन, यानी कि सी से मैंने इसे डिनोट किया है, इज इक्वल्स टू 2,4 भी आप इस तरीके से भी हम बोलते हैं। अच्छा, अभी आपको कार्बन का और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपको समझना है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन। मैंने आपको बताया कि ये क्या है? न्यूक्लियस है कार्बन का। न्यूक्लियस में क्या रहता है? 6 प्रोटॉन्स रहता है और 6 न्यूट्रॉन्स रहता है। क्या रहता है? 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। अच्छा, बस इतना ही नहीं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, या फिर आउटर मोस्ट शेल को आप क्या कह सकते हो? वैलेंस शेल भी आप कह सकते हो आउटर मोस्ट शेल को, ठीक है। यहाँ तक तो बड़े आसानी से हमें समझ आ गया। आगे में क्या है कि अब आपको पता है ना कि कोई भी एटम वो क्या कोशिश करता है कि वो नोबल गैस की तरह वो स्टेबल हो पाए। तो वो हमेशा स्टेबल होना चाहता है, कोई भी एटम हमेशा स्टेबल होना चाहता है लाइक नोबल गैसेस। तो यहाँ पे इसको स्टेबल होने के लिए, इस एटम को, कार्बन एटम को स्टेबल होने के लिए इसे क्या करना चाहिए?
इसका आउटर मोस्ट में 4 है, लेकिन आउटर मोस्ट में तो होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर सकता है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना, समझ आया? ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा टोटल, 4 तो ऑलरेडी है, 4 और इसने गेन कर लिया तो 8 हो जाएगा। या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, ये चारों इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, लूज कर देगा। अगर ये इन चारों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बिल्कुल भी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे और बस ये वाला के शेल रह जाएगा और के शेल ही बन जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और बस 2 रहेगा, वो भी स्टेबल है। ठीक है, तो या तो ये 4 लूज कर सकता है या तो ये 4 गेन कर सकता है। एट द सेम टाइम ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। अब शेयरिंग वाला प्रोसेस कैसे चलता है ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर में। और कार्बन के केस में चूंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है ना, तो हम इसे क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट एलिमेंट इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, चूंकि इसका वैलेंसी क्या है, 4 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने रहते हैं उसी को तो वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज ऑल्सो नोन एज वैलेंस शेल, यानी कि वैलेंस शेल में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वही तो हो जाता है इसका वैलेंसी। ठीक है, जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मीन्स जितना सारा वो गेन कर सकते हैं या फिर जितना सारा लूज कर सकता है, नॉट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने सारे हैं। तो वो यहाँ पे या तो 4 गेन करेगा, या तो वो 4 लूज करेगा, या तो वो 4 ही वो शेयर करेगा। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, इट कैन लूज, गेन और शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, इसीलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाता है, 4, 4। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। कार्बन क्या है, एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। टेट्रावैलेंट एलिमेंट मीन्स, टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंट मीन्स क्या होता है, वैलेंसी, यानी कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका क्या है, वैलेंसी है 4, और इसीलिए टेट्रा मीन्स इसका वैलेंसी क्या है, 4। चलो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया, लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करना, मैं आपको अभी ही बता दूँ, आगे में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, कि कार्बन कैन लूज और गेन जो मैंने बताया, मीन्स ये अपने बाहर के चारों इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर सकता है, या तो इस बाहर के चारों इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर सकता है, या तो वो शेयर कर सकता है, ये मैंने बताया। तो बेसिकली होता क्या है ना, कार्बन के केस में ना वो लूज कर सकता है ना वो गेन कर सकता है। वो क्यों नहीं कर सकता ये मैं बताऊंगी, थोड़ी ही देर बाद हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कार्बन क्या करता है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ शेयर ही करता है। वो लूज गेन कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, हमें पता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, एंड दोज रीजंस वी विल डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। तो अभी तक के लिए आप इतना समझ लो, कार्बन को हम डिनोट करते हैं C से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका मास नंबर होता है 12। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ज़्यादा, तब वो स्टेबल हो सकता है। वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब वो स्टेबल हो सकता है, या फिर ये चारों इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, शेयर करेगा। शेयरिंग के बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया, लेकिन बेसिकली क्या होता है, कार्बन ना लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है इस आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, कार्बन को टेट्रावैलेंट कहते हैं, यानी कि इसका वैलेंसी 4 है। टेट्रा मीन्स 4 एंड वैलेंट मीन्स वैलेंसी। तो कार्बन क्या है, एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। तो अब ये बात आता है कि हम कार्बन के बारे में ही इतना डिटेल्स में क्यों पढ़ रहे हैं, और भी तो ढेर सारे कंपाउंड है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इतना कुछ है। तो हम कार्बन के बारे में ही, कार्बन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, कि कार्बन पे बेस्ड एक अलग सा हमें चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है। हम सल्फर के बारे में पढ़ सकते हैं, हम सोडियम के बारे में पढ़ सकते हैं, हम गोल्ड के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ना है, ये अब हम समझ लेते हैं। तो अब बात कर लिया जाए इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन के बारे में। मीन्स कार्बन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि भाई हम इसके बारे में एक अलग सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये समझ लिया जाए। इट इज़ द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम लोग ह्यूमन बींग, कोई भी एनिमल ले लो, कोई बर्ड ले लो, कोई प्लांट ले लो, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेन एलिमेंट है जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, दैट इज कार्बन। कार्बन से ही बना हुआ रहता है सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद क्या बताया गया है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, अल्कोहल, विनीगर, ग्लूकोज एक्सेट्रा कंटेन कार्बन।
मीन्स ये सारे सब्सटेंसेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे कुछ हमारे बॉडी में बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं, या फिर हम इसे खाते हैं, या फिर हम एज अ फूड इसे लेते हैं। तो ये सारा कुछ क्या रहता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये सारा भी बेसिकली कार्बन से ही बना हुआ रहता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज आर मेड अप ऑफ कार्बन। अब जितने भी फ्यूल आप यूज करते हो, नॉट ऑल बट ऑलमोस्ट ऑल, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। आप जो एलपीजी यूज करते हो, ये सारा कुछ क्या से बना हुआ रहता है, कार्बन से ही बना हुआ रहता है। ऑलमोस्ट ऑल द फ्यूल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। द नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक हैव कार्बन। प्लास्टिक में भी क्या, प्लास्टिक भी क्या से बना हुआ रहता है, कार्बन से बना हुआ रहता है। वैसे तो प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करो तो फिर हमारे इन्वायरमेंट को वो ख़राब करता है, इन्वायरमेंट को वो हार्म करता है, लेकिन प्लास्टिक भी बेसिकली क्या से बना हुआ रहता है, कार्बन से बना हुआ रहता है। और इस चीज़ के बारे में भी हम आगे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहेगा ये कि प्लास्टिक कैसे बनता है, इसके बारे में भी आप पढ़ोगे आगे में, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया गया है, कार्बन कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। मतलब कार्बन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है, इतना ज़्यादा बना सकता है ये कंपाउंड, मतलब कार्बन से बहुत सारा और भी कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हो, ये यहाँ पे बताया गया है। इतना सारा कंपाउंड ये फॉर्म कर सकता है कि मान लो बाकी सारे एलिमेंट्स रहते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन रह गया, हाइड्रोजन रह गया, या फिर जितने भी एलिमेंट, आप सोडियम ले लो कुछ भी, और मैग्नीशियम ले लो कुछ भी, जितना भी अलग अलग जो भी एलिमेंट रहता है, ठीक है, और अब साथ में एक साइड कर दो कार्बन को, तो ये सारे जो एलिमेंट, ये सारे जो कंपाउंड जो बनेंगे, ये सारे से जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे, इसमें और भी बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, गोल्ड सिल्वर जो भी यहाँ पे डालना है आप डाल दो सारा एलिमेंट्स। और एक तरफ हो गया कार्बन, आप इससे फॉर्म करो जितना सारा कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो, और इससे आप फॉर्म करो जितना सारा कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो। तो किसका कंपाउंड का नंबर ज़्यादा रहेगा, कार्बन का कंपाउंड का नंबर ज़्यादा रहेगा। ये है ना बड़ा शॉकिंग सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कि इधर साइड में रहे इतने सारे एलिमेंट, और इतने सारे एलिमेंट्स आप फॉर्म कर रहे हो कंपाउंड, और इधर साइड में आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन से कंपाउंड फॉर्म कर रहे हो, तो फिर भी आपको नंबर ऑफ carbon compounds are always greater than the number of non-carbon compounds, and that is the second point, that is the number of carbon compounds is greater than the number of non-carbon compounds। तो अब पता चल रहा है ना कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों हम पढ़ रहे हैं कार्बन के बारे में, ठीक है। इसके बाद में क्या बताया गया, अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री वेयर कार्बन इज यूज्ड और स्टडीड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स अब समझो कि केमिस्ट्री का कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है कि जिससे कि इतना सारा इससे एलिमेंट, इतना सारा कंपाउंड इससे फॉर्म होता है कि इसे हम क्या करते हैं, एक अलग ही पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में इसे डाल दिया गया है। कार्बन इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हमें अलग से इसे पढ़ना पड़ता है, अलग से वी नीड टू स्टडी अबाउट कार्बन, एंड दैट स्टडी इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब समझ आ रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का भी कुछ होता है स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये सारे के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जहाँ पे कार्बन नहीं प्रेजेंट रहता है दैट इज एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन की स्टडी, कार्बन जहाँ पे मेन कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक अलग सा बहुत बहुत ही वास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप 11th-12th में इसके बारे में पढ़ते जाओगे, अलग ही एक सब्जेक्ट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री का एक अलग ही सब्जेक्ट है, अलग ही पार्ट हो गया ये, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए यहाँ पे बता देते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस तरीके से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन है ना मेन कंपाउंड, और इसके देखो कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट होता है। हम बताएं कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, मतलब इसके साथ आप 4 ये शेयर कर सकता है, 4 शेयर करता है। मैंने बताया था ये लूज भी नहीं करता, गेन भी नहीं करता। क्यों नहीं करता, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये शेयर करता है। तो देखो ये 4 हाइड्रोजन के साथ इसलिए अटैच्ड है क्योंकि इसका वैलेंसी 4 है। अब यहाँ पे भी आप देखो, इसे हम क्या कहते हैं, इस वाले कंपाउंड को कहा जाता है मीथेन। और इथेन के केस में देखो क्या बताया गया, देखो ये भी एक कार्बन, बस इस वाले कार्बन को आप पहले ध्यान दो, ये एक कार्बन है, ये कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 है। सारे ही कार्बन के वैलेंसी 4 ही रहते हैं, तो इसमें हमेशा आप कार्बन जब भी बनाओगे तो उससे हमेशा कितने सारे स्टिक आप निकालोगे, 4 स्टिक्स ही आप निकालोगे, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 रहता है। तो देखो 4 स्टिक्स हमने निकाल दिया, 1 2 3 4। अब यहाँ से भी इस वाले कार्बन का भी वैलेंसी चूंकि 4 है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इससे भी 4 ही स्टिक निकालेंगे। देखो 1 2 3 एंड 4, तो इसमें से 3 तो हमने पेयर कर दिया हाइड्रोजन के साथ, और एक हमने पेयर कर दिया दूसरे वाले कार्बन के साथ।
ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो, अब इस वाले कार्बन का कितना सारा स्टिक है, इसका भी 4 स्टिक है, एक ये वाला, एक ये और ये। ठीक है, ये वाला जो स्टिक है ये इस वाले कार्बन का भी है, इस वाले कार्बन का भी है। सिमिलरली ये वाला जो स्टिक है ये इस हाइड्रोजन का भी है, इस कार्बन का भी है। ये स्टिक कैसे बना, इस हाइड्रोजन और इस कार्बन से। मतलब बेसिकली आप देखोगे तो सारा का सारा स्टिक क्या बन रहा है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन से बन रहा है। और इस वाले कार्बन के भी टोटल यानी कि 4 ही स्टिक है। आप देखोगे जहां पर भी आप कार्बन बनाओगे ना, बनाओगे 4 स्टिक। और देखो यहाँ पे देखो एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। इसे हम कहते हैं इथेन। अब यहाँ पे देखो, जब एक कार्बन था उसे हम कहे मीथेन, 2 कार्बन था तो हमने कहा उसे इथेन, और 3 कार्बन है तो हम उसे कह रहे हैं प्रोपेन। और तीनों कार्बन को भी हम सेम चेन में वैसे ही कनेक्ट करना, बस यहाँ पे 2 था, एक और कार्बन लगा दो आप साथ में। और सारे के लिए आप 4-4 स्टिक ही आपको ड्रॉ करना, ये आपको ध्यान देना है। इस वाले कार्बन के लिए देखो 1 2 3 एंड 4, इस वाले कार्बन के लिए भी 1 2 3 एंड 4, और इस वाले कार्बन के लिए भी 1 2 3 एंड 4। हमने बना लिया 4 स्टिक। और तो ये हो गया प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 3। ये था इथेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वेर 2। एंड ये था मीथेन, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम वाज 1। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि कार्बन एटम्स जो रह रहे हैं वो हमेशा शेयर कर रहे हैं। जैसे कि ये जो स्टिक जो फॉर्म हो रहा है ये हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इस कार्बन का ही स्टिक है या हाइड्रोजन का कोई स्टिक नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। ये क्या कर रहा है, शेयर करके बना रहा है। यानी कि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन कंपाउंड्स आर ऑलवेज हैविंग अ नेचर ऑफ शेयरिंग, लेकिन ये कभी गेन भी नहीं कर रहा है, लूज भी नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों होता है ये चलो अब हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बन क्या है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, इसीलिए कार्बन का एक प्रॉपर्टी हो जाता है दैट इज टेट्रा कोवैलेंसी। ठीक है, टेट्रा कोवैलेंसी का मतलब क्या है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट का मतलब तो हमें समझ आ रहा था कि टेट्रावैलेंट एलिमेंट का क्या मतलब कि इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक तो हमें समझ आ रहा था कि टेट्रावैलेंट एलिमेंट अगर है तो उसका वैलेंसी 4 है। लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया टेट्रा कोवैलेंसी मीन्स टेट्रा यानी कि 4, को यानी कि यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है। अब कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है ये हम समझेंगे, और वैलेंसी मतलब तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है, तो टेट्रा कोवैलेंसी मीन्स एक कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जिसका वैलेंसी 4 है और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये हमें समझना है यहाँ पे। तो कोवैलेंट बॉन्ड मतलब ये सिर्फ शेयरिंग करता है। जैसा कि मैं तभी से आपको बता रही हूँ कि कार्बन क्या करता है, इट इज फॉर्म्ड जस्ट बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ये बस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है, ना कि ये लूज भी नहीं करता और ये गेन भी नहीं करता। ठीक है, ये लूज भी नहीं करता, गेन भी नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, शेयर करता है बस। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये अब हमें यहाँ पे समझना है। लूज भी नहीं कर रहा, गेन भी नहीं कर रहा। तो देखो क्वेश्चन क्या बताया गया है, Why does carbon form only covalent bond? कार्बन हमेशा बस कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, मतलब ये हमेशा बस शेयरिंग से ही क्यों करता है, ये गेन या फिर लूज क्यों नहीं करता। Why can't it gain or lose electrons, that is why can't it form ionic bond? अच्छा, ये पहले समझ लो कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। आयनिक बॉन्ड तब फॉर्म होता है स्टूडेंट्स जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम, जब नॉट इलेक्ट्रॉन सॉरी, जब कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन या फिर लूज करता है तब हम उसे कहते हैं कि वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और कोवैलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, तब फॉर्म होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ रहा है। लेकिन आयरन कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों फॉर्म करता है, वो गेन या फिर लूज क्यों नहीं करता, चलो तो अब हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्बन कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया था, कार्बन का एटम कुछ इस तरीके से दिखता है जिसका के शेल में रहता है 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में रहता है 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल इसके पास होना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 6। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब अगर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना रहे, ठीक है, अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहे तो यहाँ पे क्या होगा, और भी इसे ये क्या होगा, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स इसे छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एटम लाइक कार्बन लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब कार्बन क्या है, एक छोटा सा एटम है,
ठीक है, जिसके यहाँ पे क्या है 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है। P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन मैंने यहाँ पे बनाया है, और ये सारे रेड कलर के इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिया है। तो कार्बन एक बहुत ही छोटा सा एटम है जो कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करना चाहेगा तो इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी डालना पड़ेगा, और उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं रहता है कार्बन के पास। As the atom is small, it has very less energy. Carbon has very less energy, so actually it cannot lose these 4 electrons. तो इसीलिए वो लूज तो कर नहीं सकता। अब रहा बात कि ठीक है मैम 4 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज नहीं कर पा रहा, इट्स फाइन, इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये एटलीस्ट आप 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लगा दो तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएगा। शेयर ही क्यों कर रहा है, ये तो गेन भी कर सकता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और अगर ये गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे काउंट करो। अगर मानो आप यहाँ और यहाँ पे आप और ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए तो क्या होगा, कार्बन तो स्टेबल हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड दैट इज नाउ मेकिंग कार्बन स्टेबल। तो हम इजीली यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स और डाल सकते हैं और कार्बन को बना सकते हैं स्टेबल। लेकिन अब प्रॉब्लम कुछ और आएगा, आउटर मोस्ट शेल में आ गया 8 इलेक्ट्रॉन्स और के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 8 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ 10 और 10 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 10 नेगेटिव चार्जेस को पकड़ करके कौन रखेगा, ये 6 प्रोटॉन्स। इज इट पॉसिबल, 6 प्रोटॉन्स तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को ही पकड़ करके रख सकता है ना। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव में ही अट्रैक्शन रहता है, आपको पता है। प्रोटॉन्स पॉजिटिव रहता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव रहता है। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो नहीं पकड़ के रख पाता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एडिशनली हम यहाँ पे डाल भी नहीं सकते हैं। यानी कि कार्बन एटम कैन नॉट ऑल्सो गेन इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन गेन भी नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा कि वो लूज़ क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है, इतना छोटा सा एटम है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं कर सकता। और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि गेन करेगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो जाएगा 10 और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो इस 6 प्रोटॉन्स के लिए इतने पास 6 प्रोटॉन्स के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ करके रखे, तो गेन करना भी अब पॉसिबल नहीं रहा। वही देखो यहाँ पे बताया गया, द 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर ऑलरेडी होल्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो न्यूक्लियस में जो 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को तो ऑलरेडी होल्ड करके रखा है जो कार्बन में प्रेजेंट है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड मोर 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर 6 प्रोटॉन्स। मीन्स अगर आप यहाँ पे और ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे तो टोटल बन जाएगा 10, और वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इन 6 प्रोटॉन्स के लिए कि वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड करके रखे। हेंस इट कैनॉट गेन मोर इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप डाल भी नहीं सकते हो, यानी कि कार्बन एटम कैनॉट गेन मोर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक हमने समझ लिया। यानी कि अब एक ही उपाय बचता है, ना लॉस कर सक रहा है ना गेन कर सक रहा है, तो अब ये क्या करेगा, बस शेयर करेगा। और शेयर करेगा मतलब अभी ये क्या होगा, शेयर करने का मतलब कार्बन एटम क्या हो जाएगा, टेट्रावैलेंट हो जाएगा। और इसीलिए अब प्रूव हो गया हम लोग का प्रॉपर्टी दैट कार्बन इज टेट्रा कोवैलेंसी, यानी कि कोवैलेंट। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 4 शेयर हो रहा है, इसलिए यहाँ से हमें 4 तो मिल गया, टेट्रा तो मिल गया, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड भी ये फॉर्म कर रहा है क्योंकि ये शेयर कर रहा है। तो कार्बन हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रा कोवैलेंसी, यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। तो अब हम बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन का पहला एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, दैट इज टेट्रा कोवैलेंसी, यानी कि कार्बन एटम क्या रहता है, इसका वैलेंसी रहता है 4 और ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया। और अगला प्रॉपर्टी क्या है कार्बन का, दैट इज कैटिनेशन। अब कैटिनेशन का क्या मतलब है ये समझ लिया जाए। The property of direct bonding between atoms of same element to form long chain branches closed structures means catenation का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो कार्बन, देखो सेम कार्बन के साथ ही फिर अटैच हो रहा है, फिर आप एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन को अटैच कर दो, उसके साथ फिर दूसरा को अटैच कर दो। इस तरीके से आप लंबा सा चेन आप फॉर्म कर सकते हो। देखो यहाँ पे बड़ा लंबा सा एक चेन फॉर्म हो रहा है।
या फिर आप यहाँ से ब्रांचेस फॉर्म कर सकते हो, इस तरीके से आप ब्रांचेस फॉर्म कर सकते हो। यू कैन इवन फॉर्म क्लोज स्ट्रक्चर्स। क्लोज स्ट्रक्चर्स किस तरीके से फॉर्म होगा ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन मीन्स डायरेक्ट बॉन्डिंग हो रहा है। देखो डायरेक्ट आप बॉन्ड कर पा रहे हो, कार्बन के साथ कार्बन का डायरेक्ट बॉन्डिंग हो रहा है ना सारे ही केसेस में, बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का ही, कार्बन के साथ कार्बन का ही हम बॉन्डिंग करें। ऐसा नहीं कि कार्बन के साथ हम किसी दूसरे एलिमेंट्स, अब दूसरा एलिमेंट पर डेफिनेटली डाल सकते हो, लेकिन अगर आप कार्बन के साथ कार्बन मतलब सेम एलिमेंट्स का अगर आप बॉन्डिंग कर पाते हो और बॉन्ड करके अगर आप लॉन्ग चेन बना सकते हो या फिर ब्रांचेस बना सकते हो या फिर क्लोज स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन, जिसको कि कार्बन फुलफिल करता है। सो कार्बन ऑल्सो हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। अब ये लॉन्ग चेन, ब्रांचेस, क्लोज स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। अभी बस आप इंट्रोडक्शन लेते जाओ, एंड इफ यू वांट टू गेट द नोट्स यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट डाउन। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या बताया गया है हम लोगों को कि यहाँ पे देखो ये है इथीन। ठीक है, इथीन क्या है, इथेन क्या है, मीथेन क्या है, ठीक है, प्रोपेन क्या है, प्रोपीन क्या है, ये सारे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि ये है इथीन। अच्छा, इथेन और इथीन में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। इथेन मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया था कि इथेन कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इथेन का मैंने फिगर बताया था जब मैं मीथेन, इथेन के बारे में जब मैं बता रही थी, आपको याद होगा, तो मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बताया था। दिस वाज एक्चुअली इथेन। ठीक है, और अब मैं बता रही हूँ इथीन। इथेन और इथीन में डिफरेंस क्या, देखो यहाँ पे मैंने कार्बन कार्बन के बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया था और यहाँ पे मैंने बना दिया डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन एटम के अरेंजमेंट में भी आपको कुछ डिफरेंस लग रहा होगा कि यहाँ पे था 3 और यहाँ पे है सिर्फ 2। ऐसा होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे देखो कि मैंने कार्बन के लिए मैंने आपको बताया था कार्बन का वैलेंसी है 4, तो आप बनाओगे हमेशा कितने सारे 4 स्टिक ही आप बनाओगे। तो कार्बन के लिए यहाँ पे मैंने बना दिया 4 स्टिक्स और यहाँ पे मैंने 4 स्टिक्स मुझे कैसे बनाया, मैंने 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 4 स्टिक मुझे यहीं से मिल जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और हाइड्रोजन एटम ऐड करूँगी, अगर मैं यहाँ पे भी 3 करूँगी तो कार्बन एटम को कितना सारा हो जाएगा, 5 स्टिक हो जाएगा, 5 स्टिक। और वो तो होता नहीं है, वो तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कार्बन के लिए इस तरीके से बनाया। सो दिस इज बेसिकली इथीन। मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करूँगी स्टूडेंट्स, अभी के लिए बस इतना ही जानो। तो अगर आप बहुत सारा इथीन को एक साथ कनेक्ट कर दो, एक इथीन है, बस ये एक इथीन है, और अगर आप ढेर सारे इथीन को एक साथ कनेक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा पॉलीथीन। ठीक है, नंबर ऑफ सच इथीन कैन बी कनेक्टेड टू फॉर्म पॉलीथीन। आपको पता ही है पॉलीथीन होता क्या है। तो अगर आप ढेर सारे इथीन को कनेक्ट कर दोगे एक साथ तो आपको मिलेगा पॉलीथीन। और एक पर्टिकुलर इथीन को हम क्या कहते हैं, मोनोमर। नॉट ओनली इन केस ऑफ इथीन, आप कोई भी दूसरा कंपाउंड ले लो और उस कंपाउंड को अगर आप ढेर सारा एक साथ कनेक्ट करके अगर आप कोई एक नया कंपाउंड बना सकते हो तो वो आपका क्या होता है, दैट प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज पॉलीमराइजेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। और एक पर्टिकुलर कंपाउंड को हम कहते हैं मोनोमर, और यहाँ पे वो कंपाउंड है अपना इथीन। और ढेर सारे मोनोमर को अगर आप कनेक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा क्या, पॉलीमर। जैसे कि यहाँ पे हम इथीन को, ढेर सारा इथीन को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा पॉलीथीन। इज इट क्लियर? तो देखो ढेर सारा इथीन को कैसे कनेक्ट किया गया है। मैंने यहाँ पे क्या बताया, कार्बन कार्बन, इथीन में क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है और इथेन में रहता है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो ठीक है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में यानी कि क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो देखो एक, तो इतना तो मुझे पता चल रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में मैंने डबल बॉन्ड डाला, एक और कार्बन ले लिया, डबल बॉन्ड, एक और कार्बन ले लो, डबल बॉन्ड। आप चाहो तो और भी लंबा चेन फॉर्म कर सकते हो डबल बॉन्ड के साथ। अब बारी है हाइड्रोजन एटम को अटैच करने की। तो हाइड्रोजन एटम्स हम कैसे अटैच करेंगे, ये वाले कार्बन एटम के साथ हमने 2 अटैच कर दिया। क्यों? क्योंकि इस कार्बन एटम में सिर्फ है 2 स्टिक था पहले से, लेकिन हमें तो चाहिए 4 स्टिक। तो 4 स्टिक डालने के लिए 1 2 3 एंड 4 मैंने 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिया। अब बारी है इस वाले कार्बन में, इस वाले में मैंने एक भी हाइड्रोजन नहीं अटैच किया। क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इसका तो बैलेंस्ड, इसका तो स्टेबल है, 4 तो मैंने डाल दिया।
यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 इसका भी कंप्लीट है। अब ये वाले में 1 2 ही बस है, तो मुझे यहाँ पे 3 एंड 4 मुझे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और ज़्यादा ऐड करना पड़ा और ये बन गया पॉलीथीन। मतलब नंबर ऑफ इथीन को अगर आप कनेक्ट कर दो तो ये आपको मिल गया पॉलीथीन। लेकिन पॉलीमराइजेशन में ज़रूरी नहीं है कि आप बस इथीन को ही कनेक्ट करके पॉलीथीन बनाओ तभी वो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कहलाता है, ऐसा नहीं है। आप इथीन की जगह कोई दूसरा कंपाउंड ले लो ना और वो सारे कंपाउंड को कनेक्ट करके एक साथ कनेक्ट करके अगर आप कोई एक नया कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो, सो दैट इज नोन एज अ पॉलीमर। और एक पर्टिकुलर कंपाउंड को हम कहते हैं मोनोमर। और यहाँ पे हमारा मोनोमर क्या है? इथीन। और यहाँ पे हमारा पॉलीमर क्या है? दैट इज पॉलीथीन। इज इट क्लियर? So carbon has a property of tetracovalency, it has a property of catenation, it has a property of polymerization and it also has a property of isomerism, जिसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म के बारे में हमें क्या बताया गया है? Molecules have same molecular formula but different molecular structure। मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। ये हमें बताया गया। अब ये कैसे होता है देखो, जैसे कि पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H12। अब अगेन आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है। ये यू डोंट नीड टू लर्न दैट। आई विल एक्सप्लेन यू कि आप कैसे करके डिराइव कर सकते हो कि क्या का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं, ये हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस समझ लो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12 और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C5H12 लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखो हमें ऐसा दो अलग अलग तरह का मिला। बस दो ही नहीं, आप और भी अलग अलग तरीके से बना सकते हो। वो कैसे हम समझ लेते हैं। जैसे कि कार्बन कितना है? 5 है। तो ठीक है, मैंने कनेक्ट किया 5 कार्बन को, 1 2 3 4 5। देखो 5 कार्बन आर कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना, कनेक्टेड। और कार्बन का मैंने क्या बताया था? 4 स्टिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका 4 है वैलेंसी, 4 इज द वैलेंसी। तो मैंने यहाँ पे सारे कार्बन से मैंने 4 स्टिक्स कनेक्ट किए और जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है मैंने डाल दिया हाइड्रोजन। ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप डालोगे हाइड्रोजन। लेकिन अब यहाँ वाले स्ट्रक्चर में देखो मैंने क्या किया, मैंने एक लंबा सा चेन में मैंने यहाँ पे भी 5 कार्बन लिया है। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पे लिया है और 5th वाला कार्बन मैंने ले लिया इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 कार्बन कनेक्टेड है और सारे ही कार्बन से देखो अलग अलग स्टिक्स कनेक्टेड है इससे। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि कितना सारा हाइड्रोजन है। कार्बन तो चलो 5 यहाँ पे भी है 5 कार्बन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे तो चलो हाइड्रोजन 12 है। अब देख लिया जाए यहाँ पे मैंने कैसे कनेक्ट किया हाइड्रोजन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे भी हमने देखा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 12, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही C5H12 है लेकिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अलग है। जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंगल लंबा सा चेन में, लॉन्ग चेन में मैंने इसे कनेक्ट कर दिया था सारे ही कार्बन को, और यहाँ पे क्या है, एक ब्रांच हमें मिल रहा है। मतलब एक 4 कार्बन का लंबा सा चेन है और एक है ब्रांच, और सारे ही कार्बन में मैंने सेम 4 देखो 1 2 3 4 स्टिक है इसका भी देखोगे तो 1 2 3 4 स्टिक है। आपको हर एक कार्बन का आप चेक कर सकते हो, आपको 4 स्टिक्स ही आपको मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये क्या है, कार्बन के लिए हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम देखा लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दूसरा दो अलग अलग तरह का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें मिला। अब चाहो तो दूसरा और भी तरह का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरा तरह का भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मिल सकता है। सो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज आइसोमेरिज्म। हम आपको बना करके बताते हैं कि हम आइसोमेरिज्म में एक और थर्ड तरह का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, कार्बन का, सॉरी ये पेंटेन का थर्ड स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, ये हम आपको बता देते हैं। तो अब आप यूँ समझ लो कि हमें यहाँ पे कार्बन कितने चाहिए, 5 कार्बन चाहिए। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ 1 2 3 4 कार्बन को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ, और 5th वाले कार्बन को मैं कनेक्ट कर देती हूँ कुछ यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और H12 है, यानी कि मुझे अब 5 कार्बन तो मैंने कनेक्ट कर दिया। हाइड्रोजन हमें चाहिए, चलो देखो इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4 बॉन्ड्स मैंने डाल दिया। इस वाले कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, 3 4 आप डाल दो। इस वाले कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी है तो एक और डाल दो। इस वाले कार्बन के पास बस एक ही बॉन्ड है तो आप 3 बॉन्ड और लगा दो।
और इस वाले कार्बन के पास बस एक ही है, तो आप यहाँ पे भी डाल दो 3। अब ये सारे ब्लैंक जगह पे आप भर दो हाइड्रोजन से। ठीक है, ये सारे जगह में हम क्या भर देंगे, हाइड्रोजन भर देंगे, सारे में हम हाइड्रोजन भर देते हैं। तो ये क्या बन गया, हमारा पेंटेन का एक दूसरा स्ट्रक्चर हमें ये मिल गया, ये पेंटेन का एक दूसरा सा स्ट्रक्चर हमें मिल गया। सो दिस इज एक्चुअली आइसोमेरिज्म, कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हम कितना अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। So, अब the next thing that we are going to discuss is carbon compounds. Carbon compounds क्या होते हैं? All those compounds which contain carbon are called carbon compounds. Means वो सारे compound जो कि कार्बन उसमें जिसमें कि constituent particle कार्बन रहता है, जो कि कार्बन से एक्चुअली बना हुआ रहता है, उसे क्या हम क्या कहते हैं, कार्बन कंपाउंड। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, मीथेन CH4 हो गया, इसे हम मीथेन कहते हैं, जहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच कंटेन कार्बन कोवैलेंटली बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैसा कंपाउंड जहाँ पर कि कार्बन का कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। मीन्स कार्बन क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, उसी को हम कहते हैं ना कोवैलेंट। तो कार्बन शेयर करना चाहिए किस चीज़ को, या तो हाइड्रोजन वो शेयर कर रहा होगा अपने साथ, या तो वो ऑक्सीजन शेयर कर रहा होगा, या तो वो किसी दूसरे एलिमेंट को शेयर कर रहा होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड शेयरिंग नहीं भी होगा तो हम चलेगा, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं भी होगा तो हमें चलेगा, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट कार्बन से बना हुआ होना चाहिए। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कार्बन से बना भी होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विनीगर, CH3OOH ये हो गया विनीगर, ठीक है, या फिर C6H12O6 जो कि हो गया ग्लूकोज। ये सारा हो गया किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल। यानी कि यहाँ पे देखो कार्बन तो है ही है, साथ में हाइड्रोजन भी है, और साथ में ऑक्सीजन भी है ना। इस वाले में भी देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हो रहा है ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमें समझ आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है। इफ़ यू वांट टू गेट द नोट्स स्टूडेंट्स, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, या फिर वीडियो को पॉज करो और नोट्स को कॉपी डाउन कर लो। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।